Mr. S, aged 58 years, was employed in a government department. He was going to retire after 2 years. Mr. D made a proposal to Mr. S to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place. क्या मतलब हुआ? Mr. S एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे. मिस्टर डी ने उनको 10 लाख रुपए दिए और कहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दो ताकि मैं आपकी जॉब पर आ सकूं. Mr. D offered a sum of rupees 10 lakh as consideration to Mr. S in order to induce him to retire. देखिए 10 लाख रुपए दिए हैं, पब्लिक ऑफिस में काम करते थे वो. पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिस. तो आप अगर किसी को पब्लिक ऑफिस से जॉब छोड़ने के लिए पैसे देते हो तो ये एक अनलॉफुल कंसिडरेशन है. अनलॉफुल कंसिडरेशन है और अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है, ये हमें पता है. ठीक है. Mr. S refused at first instance, but when he evaluated the amount offered as consideration, it just doubled of his cumulative remuneration to be received during the tenure of 2 years of employment. He agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive the money to retire from his office. ये दूसरा वाला पैराग्राफ सीधा एक ही बात बोलना चाहता है कि मिस्टर एस ने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. कौन सा ऑफर? जो 10 लाख रुपए है वो एक्सेप्ट कर लिया. वेदर द अबव एग्रीमेंट इज वैलिड, तो हमको पता है कि ये एग्रीमेंट तो वॉइड है क्योंकि यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वही अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. सॉरी, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. जो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मतलब कि जो आप मकसद था आपका, यहाँ पे मकसद क्या था कि जो पब्लिक ऑफिस, जो बंदा गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसको जॉब छोड़वा के खुद जॉब करना. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सेक्शन 10 कोट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इज वॉइड और एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और एनी एग्रीमेंट विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड. तो उस हिसाब से एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर एस एंड मिस्टर डी इज वॉइड. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें अपन को क्या करना है? सबसे पहले प्रोविजन समझाना है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस समझाना है और लास्ट में कंक्लूजन बताना है. इसका जो स्टैंडर्ड आंसर है वो भी आप लोग देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा.